इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड द रूरल सेक्टर, कि गांव में, भारत में गांव में रहने वाले लोगों का मेजर सोर्स क्या है उनके इनकम का? एग्रीकल्चर, विथ मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट, कि 2/3 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन भारत की खेती करती है। सो डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर विल कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ रूरल एरियाज़ एंड रूरल पीपल, कि अगर हम लोगों का विकास करना चाहते हैं, गांव में रहने वाले लोगों का, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करें। हाउएवर द टर्म रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बट इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एस्पेक्ट्स विच इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, कि जब भी हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट टर्म बोलते हैं, ये शब्द यूज़ करते हैं, तो उसमें सिर्फ खेती का विकास नहीं है, बल्कि खेती से जुड़े हुए सारे लोगों का वहाँ के उनके जीवन का, पूरे गांव का, सबका क्वालिटी ऑफ लाइफ, सबके डेवलपमेंट की बात होती है। ऑल इट एम्स इट इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस, कि इट एम्स एट इम्प्रूविंग, किस चीज़ को सुधार करना? इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस, जो वहाँ गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी कंडीशन को सुधारना रूरल डेवलपमेंट हो गया। रूरल पीपल अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, कि जो भारत की कुल जनसंख्या है उसका बहुत बड़ा भाग, 3/4 भाग गांव में रहता है। हाउएवर दे हैव ऑलवेज लैग्ड मच बिहाइंड द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी, और वो हमेशा इकोनॉमी के प्रोग्रेस के लिए काम करते रहते हैं। In order to overcome this undesirable trend, special programs for rural development began to be designed since the 70s, in addition to provision of fifth-year plans of the country. In this chapter, we will discuss credit and marketing facilities for rural people, diversification of agricultural activities, organic farming and its significance in sustainable development. प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है? रूरल डेवलपमेंट एम्स टू कॉम्प्रिहेंसिव चेंज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल लाइफ इन ऑल एस्पेक्ट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कि रूरल लाइफ का हर तरह से डेवलपमेंट होना, इम्प्रूवमेंट होना। Some of the areas which are challenging and need fresh initiative for development in India include, कि कहाँ कहाँ पर डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो बातें नीचे हैं। कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सबसे पहले जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है वहाँ के रहने वाले लोग, उन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड थ्रू फॉलोइंग मेजर्स, कि हम किस तरह से ह्यूमन लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर अटेंशन टू लिटरेसी, यानी शिक्षा की ओर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पेशली ऑन फीमेल लिटरेसी। आज भी हमारे गांव में लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, लड़कियों को लड़कों से कम समझा जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गांव का विकास करना है, गांव में रहने वाले लोगों का विकास करो, यानी उनकी सोच का विकास करो, उनका मेंटल रिवोल्यूशन करो, कि गांव में जो लड़कियां रह रही हैं सबसे पहले उनको एजुकेटेड करो। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, वहाँ पर रहने वाले लोगों को पढ़ाना लिखाना, कोई स्किल, कारीगरी, ये सब कुछ सिखाया जाए। बेटर हेल्थ फैसिलिटी फॉर द फिज़िकल ग्रोथ, लोगों का फिज़िकल ग्रोथ हो, सब हेल्दी हो, बीमार ना हो, कमज़ोर ना हो। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इन्वॉल्व्स, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरी है। इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, किस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरह से होगा? बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, यानी सुधार हो, इलेक्ट्रिसिटी में इम्प्रूवमेंट, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैसिलिटीज़, इन सब का डेवलपमेंट हो, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड एंड फीडर रोड्स टू नियर बाय हाईवेज, कि रोड्स का डेवलपमेंट होना, हाईवे से जुड़ी हुई जो दूसरी छोटी सड़कें जो गांव तक जाती हैं उनका डेवलपमेंट होना। बेटर फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। लैंड रिफॉर्म्स होना चाहिए, ज़मीन का कैसे सुधार होगा? इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या शामिल है? एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशन,
एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशंस, कि ज़मीन के जितने भी झगड़े विवाद हैं उन सबको दूर हटाओ। एक्चुअलाइजेशन ऑफ गोल ऑफ लैंड टू टिलर, सबसे पहले टिलर यानी किसानों के लिए ज़मीन उपलब्ध होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल पुअर बाय वाइडिंग देयर लैंड बेस, कि लोगों का, गांव में रहने वाले लोगों का ज़मीन विवाद सारा ख़त्म हो जाए, सबके सेपरेट ज़मीन हो, उस ज़मीन का डेवलपमेंट वो करें, ये सब करना। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, कि ज़मीन का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी दूर करना। एज स्टेटेड अर्लियर, अराउंड 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन, कि जैसे पहले बताया कि अभी भी 30% से ज़्यादा जनसंख्या बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। सो देयर इज़ अ सीरियस नीड फॉर टेकिंग सीरियस स्टेप फॉर एलिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो पॉवर्टी को दूर करने के लिए सबसे पहले उपाय किए जाने चाहिए। एंड ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन, कि जो गरीब और पिछड़े इलाके के लोग हैं, जो गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड एरिया के हैं, उन सब की लिविंग कंडीशन को सुधारा जाए। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का कैसे डेवलपमेंट होगा? ऑफ ईच लोकेलिटी टू इन्हेंस अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली अदर देन फार्मिंग, कि वो खेती के अलावा भी दूसरे काम कर सकें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको अवेलेबल कराना। सो प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ, कि रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या शामिल होगा? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म्स, elevation of poverty and development of productive resources of each locality. Rural credit 6.4 is rural credit. What means of rural credit? Growth of rural economy depends on timely infusion of capital, कि रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ किस चीज़ पर डिपेंड करती है, यानी गांव का विकास डिपेंड करता है सही टाइम पर उन्हें पैसा मिले, पूंजी मिले। टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, कि चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो या नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, समय पर फाइनेंस फैसिलिटी सबको मिलनी चाहिए। इन एग्रीकल्चर फार्मर्स आर in a strong need for credit due to long time gap between crop sowing and realization of income, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में खेती करने वाले किसानों को सबसे ज़्यादा लोन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी खेती करते समय जो पैसा लगाते हैं उसका रिटर्न बहुत लंबे टाइम बाद उनको मिलता है। मीन्स जब उनकी फसलें उगेंगी, पकेंगी, मार्केट में बिकेंगी, तब जाकर उनको अपना पैसा मिलता है, यानी खर्चा आज किया है लेकिन इनकम उनकी 4 से 5 महीने बाद होती है। फार्मर्स बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू मीट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स, कि शुरू में बीज उगाने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसा उधार मांगते हैं बीज के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए। इम्प्लीमेंट्स एंड अदर फैमिली एक्सपेंसेस ऑफ मैरिज, डेथ, रिलीजियस सेरेमनीज एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। घर की ज़रूरतों के लिए, खेती के लिए, त्योहारों के लिए, शादी ब्याह के लिए, सबके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। सो क्रेडिट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, इसलिए उनको, क्योंकि इनकम तो जब आएगी जब फसलें उगेंगी, तो इसलिए उनको उधार की ज़रूरत पड़ती है। सो क्रेडिट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के कंट्रीब्यूशन में क्रेडिट की, उधार की बहुत ज़रूरत होती है। इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम इज़ क्रूशियल फॉर रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। Credit needs of farmers can be examined on the basis of time and purpose. For detail discussed on the real refers power booster section. Source of rural credit. रूरल क्रेडिट मिलने के लिए यानी गांव के लोगों को उधार देने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं? With growing modernization of agriculture during post green revolution period, यानी हरित क्रांति की समय के बाद खेती के मॉडर्नाइजेशन के लिए the requirement of agricultural credit has also increased.
एग्रीकल्चरल क्रेडिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ती जा रही है इन द रिसेंट ईयर्स, कुछ सालों से। ब्रॉडली देयर आर टू सोर्सेज फ्रॉम विच द फार्मर्स कैन रेज लोन्स। दो सोर्सेज हैं जिससे फार्मर्स लोन ले सकते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। दो तरह से उन्हें पैसा मिलता है उधार, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। रूरल क्रेडिट के नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में 4 आते हैं। कौन? जो कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। मनी लेंडर्स, प्राइवेटली जो सेठ साहूकार होते हैं पैसा उधार देते हैं वो मनी लेंडर्स। रिलेटिव यानी रिश्तेदारों से पैसा लेना। ट्रेडर और कमीशन एजेंट होते हैं उनसे पैसा लेना। और रिच लैंडलॉर्ड्स जो अमीर किसान हैं उनसे पैसा लेना। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज हो गया, जो कोई संस्था से नहीं लिया आपने, प्राइवेटली चाहे रिश्तेदारों से, घर वालों से या पहचान वालों से पैसा ले लिया, साहूकारों से पैसा ले लिया, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गए। और इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी हो गई? कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक क्रेडिट, रीजनल रूरल बैंक, द गवर्नमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जिसको बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ माइक्रो फाइनेंस। ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैसा उधार देते हैं। सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैव बीन द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। द मेजर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर मनी लेंडर्स, साहूकार जो उधार देने का काम करते हैं, कर्जदार बनाते हैं लोगों को। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मनी लेंडर्स हैव बीन एडवांसिंग अ मेजर शेयर ऑफ फार्म क्रेडिट। कि आज तो बैंकें वगैरह हो गई, लेकिन शुरू में सबसे पहले किसान किससे उधार लेते थे? जो गांव के सेठ होते थे उनसे। द पीजेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड थ्रू एक्सोर्बिटेंट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो पढ़े लिखे किसान नहीं थे उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था। ये जो मनी लेंडर से बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर उनको पैसा उधार देते थे और बेईमानी भी करते थे। कभी भी इनका कर्जा गांव वालों का, किसानों का ख़त्म ही नहीं होता था। इवन उनकी पीढ़ियाँ चली जाती थी, पिता का लिया हुआ कर्जा उनका बेटा चुकाता था, लेकिन कर्जा कभी ख़त्म नहीं होता था क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, समझते नहीं थे। Quite frequently their accounts are manipulated without their knowledge। और बिना पढ़े लिखे लोग होते थे, इसलिए सेठ साहूकार उनके खातों में भी गड़बड़ियाँ करते रहते थे। रिलेटिव्स, लोग अपने रिश्तेदारों से भी पैसा उधार लेते थे। कल्टिवेटर्स बोरो फंड्स फ्रॉम देयर ओन रिलेटिव्स इन टाइम ऑफ क्राइसिस। कि जब उन्हें प्रॉब्लम होती किसानों को तो वो अपने रिश्तेदारों से पैसा उधार मांगते। दीज लोन्स आर ए काइंड ऑफ इनफॉर्मल लोन्स एंड कैरी नो इंटरेस्ट एंड आर नॉर्मली रिटर्न्ड आफ्टर हार्वेस्ट। और रिश्तेदार जो प्रेम भाव में लोन दे देते हैं वो कोई ब्याज नहीं लेते, लेकिन उनका पैसा रिटर्न कब होगा? जब फसलें बिक जाएंगी तब। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट कि दे प्रोवाइड क्रेडिट टू पीजेंट ऑन द मॉर्गेज ऑफ द क्रॉप्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि दे प्रोवाइड क्रेडिट टू पीजेंट्स यानी ये किसानों को उधार देते हैं ऑन मॉर्गेज ऑफ क्रॉप्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। उनकी ज़मीनें गिरवी रखकर, बंधक रखकर उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा उधार देते हैं ऑन ए कंडीशन। और क्या कंडीशन रखते हैं? कि द क्रॉप विल बी सोल्ड टू देम एट लो प्राइजेज। कि ठीक है हम आपका पैसा आपको उधार देंगे, लेकिन आपको ज़मीन भी गिरवी रखना पड़ेगी, प्लस जब आपकी फसल आएगी तो फसल आप बाहर नहीं बेचोगे कम दामों पर, हमें बेचोगे, हम उसको शहरों में मंडी में महंगे दामों पर बेचेंगे। तो ये बंधक बना लिया जाता था लोगों को। रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे, कुछ ज़मीन जिनकी ज़्यादा होती हैं, पैसे वाले लोग किसानों के। कि स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स एंड टीनेंट्स टेक लोन्स फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। कि लैंडलॉर्ड से भी लोन लेते थे फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। लैंडलॉर्ड्स आर ऑल्सो चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स एंड एक्सप्लॉइट द पीजेंट पर्टिकुलरली स्मॉल फार्मर एंड टीनेंट्स। कि जो लैंडलॉर्ड हैं ये भी हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसा उधार देते थे और किसानों का शोषण करते थे। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ये तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे 4, अब हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट,
सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर सदस्य मिलकर पैसा कलेक्ट करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उसको उधार देते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉपरेटिव्स इज़ टू लिबरेट द इंडियन पीजेंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है कि किसानों को सेठ साहूकारों के चुंगल से बचाना, एंड टू प्रोवाइड देम क्रेडिट एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और किसानों को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कराना। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स दूसरा है। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स यानी कि जो खेती करने के लिए, लैंड डेवलपमेंट के लिए लोन देती हैं। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर लोन। ये भी किसानों को लोन देती हैं, बट उनकी ज़मीनें मॉर्गेज यानी बंधक रख कर देती हैं। लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ लोन लैंड। ज़मीन के परमानेंट इम्प्रूवमेंट के लिए ये लोन दिया जाता है। परचेसिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड फॉर रिपेइंग ओल्ड डेट्स। कमर्शियल बैंक क्रेडिट। कमर्शियल बैंक यानी जो हम अपने आसपास स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जितनी भी देखते हैं वो सब क्या कहलाती हैं? कमर्शियल बैंक। वो भी उधार देती हैं। इनिशियली कमर्शियल बैंक प्लेड अ मार्जिनल रोल इन एडवांसिंग रूरल क्रेडिट। शुरू में सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंकों ने ही उधार दिया। हाउएवर आफ्टर नेशनलाइजेशन इन 1969 they expanded their branches in rural areas and started directly financing the farmer। और 1969 के बाद में उन्होंने गांव में भी अपनी ब्रांचेस डाल ली और डायरेक्टली फार्मर से रिलेट होकर उनको लोन प्रोवाइड कराने लगे। रीजनल रूरल में कुछ क्षेत्रीय सहकारी बैंकें होती हैं। दे आर ओपनड अप इन दोज एरियाज वेयर देयर आर नो बैंकिंग फैसिलिटीज़। रीजनल रूरल बैंक वहाँ पर स्थापित होती हैं जहाँ पर दूसरा कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज़। इनका भी उद्देश्य क्या है? उधार देना और दूसरी फैसिलिटीज़ जो छोटे किसान हैं उनको प्रोवाइड कराना, जैसे जो लेबर हैं, आर्टिसंस हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, उन सबको बढ़ावा देने के लिए पर्सनली लोन देते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी उधार देने का काम करती है। द लोन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज तकावी लोन and are lent during the emergency of distress like famines, flood etc। कि जब नेचुरल क्लेमिटीज़ होती हैं उस समय ये कम इंटरेस्ट रेट पर सरकारें तकावी लोन देती हैं जनता को अपने देश की। नेक्स्ट एंड लास्ट, नहीं सॉरी सेकेंड लास्ट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक की स्थापना ही रूरल डेवलपमेंट के लिए हुई है, इसलिए इसको नाबार्ड कहते हैं। इट इज़ द अपेक्स बैंक। ये दूसरी ग्रामीण बैंकों की बैंक है, इसलिए इसको अपेक्स बैंक कहते हैं। इट इज़ द अपेक्स बैंक विच कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर द एक्सपांशन ऑफ रूरल क्रेडिट। कि जितने भी इंस्टीट्यूशन रूरल डेवलपमेंट के लिए या रूरल क्रेडिट के लिए काम कर रहे हैं उनको इस अपेक्स बैंक के अंडर रहना पड़ता है। इसके रूल्स, नाबार्ड के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। ये दूसरे सारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की हेल्थ स्ट्रेंथ प्रमोट करने के लिए बना है, मीन्स उनको बढ़ावा देने के लिए। Besides providing finance to credit institution, NABARD also provide financial assistance to non-farmer sector। ये दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी उधार देने का काम करता है, प्लस दूसरे नॉन फाइनेंशियल एरियाज़ को भी उधार देने का काम करता है नाबार्ड। लास्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद का बनाया हुआ ग्रुप। लिंकेज प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस। SHG has emerged as the major microfinance program in the country in recent year। कुछ सालों में मेजर फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम इसके तैयार हुए। द फोकस इज़ लार्जली ऑन दोज रूरल पुअर who have no sustainable access to the formal banking system। ये उनको फोकस करता है जो इतने गरीब हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम को समझ नहीं पा रहे या जो बैंकों से लोन नहीं ले पा रहे, उनको ये सेल्फ हेल्प ग्रुप मदद करता है। सो देयर टारगेट ग्रुप्स कंप्राइजेज, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप में कौन कौन है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिसंस एट्सेट्रा। SHGs promote
thrift in small proportions by a minimum contribution from each member. हर मेंबर के छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार होता है. फ्रॉम द पूल्ड मनी यानी इकट्ठा की हुई मनी से क्रेडिट इज़ गिवन टू द नीडी मेंबर. जिसको ज़रूरत है ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को क्रेडिट किए उधार दिया जाता है एट रीजनेबल इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की रेट भी ज़्यादा हाई नहीं होती. विच इज़ टू बी रीपेड इन इंस्टॉलमेंट, जिससे कि उधार लेने वाला छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में उसको पूरा कर देता है. बाय मार्च 2012 मोर देन 43 lakhs HSGs had reportedly been credit linked. SHG have also helped in the empowerment of women. ये लोगों के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं. However, the borrowings are mainly confined to consumption purpose and negligible proportion is borrowed from the productive purpose. So, next chapter I will teach you in next videos. Thank you.